नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कोरोना वायरस के 2 टीकों की मिक्सिंग को लेकर भारत एक कदम और आगे बढ़ गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्सिंग पर स्टडी को मंजूरी दे दी है। स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल करने की जिम्मेदारी वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज को मिली है। केंद्रीय दवा नियामक की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 29 जुलाई को ही इस स्टडी को कराए जाने के लिए सुझाव दिया था। बैठक के दौरान एक्सपर्ट कमेटी ने सीएमसी वेल्लोर को चौथे फेज के लिए क्लिनिकल ट्रायल किए जाने की मंजूरी देने का सुझाव दिया। इस ट्रायल में 300 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर कोविड-19 की कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की मिक्सिंग के प्रभाव की जांच की जाएगी। इस स्टडी का मकसद यह जानना है कि क्या किसी व्यक्ति के पूर्ण टीकाकरण के लिए उसे एक खुराक कोवैक्सीन और दूसरी खुराक कोविशील्ड की दी जा सकती है। हाल ही में आईसीएमआर ने जो स्टडी की थी ये उससे अलग होगी। आईसीएमआर ने उत्तर प्रदेश के उन लोगों पर शोध किया था जिन्हें गलती से 2 अलग-अलग कोरोना रोधी टीकों की खुराक दे दी गई थी। उस स्टडी के आधार पर आईसीएमआर ने कहा था कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मिलाकर दिए जाने से बेहतर परिणाम दिखे हैं और इससे कोविड-19 के खिलाफ अच्छी इम्यूनिटी भी बनी है। यह स्टडी मई और जून के बीच उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों पर की गई है। 3 अगस्त को सरकार ने कहा था कि कोरोना वायरस रोधी टीकों की दोनों खुराक मिलाने के बारे में अब तक कोई सिफारिश नहीं की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 रोधी टीके हाल ही में विकसित किए गए हैं। विभिन्न टीकों को मिलाने और मिश्रित टीकों को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण और स्टडी अभी शुरुआती फेज में है। तो अब जो कोरोना के टीके हैं उनको मिश्रण को लेकर के स्टडी को मंजूरी मिल गई है और अब देखना दिलचस्प होगा कि जब ये इस पर स्टडी होगी तो उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या जो मिश्रण होगा वो कोरोना के इलाज में कारगर होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समुद्री सुरक्षा को लेकर यूएनएससी की खुली चर्चा हुई है, जिसके बाद भारत ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए इस बात की पुष्टि कर दी है कि 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन में सामुद्रिक गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने समुद्री सुरक्षा पर भारत के वक्तव्य को स्वीकार किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पीएस त्रिमूर्ति ने एक वीडियो संदेश में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा पर हुई उच्च स्तरीय बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक रही और सुरक्षा परिषद की इस बैठक में पहली बार समुद्री सुरक्षा की समग्र अवधारणा पर अध्यक्षीय वक्तव्य को स्वीकार किया गया है। इस वक्तव्य में समुद्री डकैती, सशस्त्र लूट और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के उल्लेख के अलावा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1982 का संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन सामुद्रिक गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित करता है। भारत के इस अध्यक्षीय वक्तव्य को सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाए जाने को चीन के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है, जो दक्षिण चीन सागर समेत विभिन्न समुद्री क्षेत्रों पर अपना दावा जताता रहा है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान समेत समावेशी समुद्री सुरक्षा रणनीति के लिए 5 सिद्धांत भी पेश किए थे। तो आपको बता दें कि समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत ने कड़ा संदेश दिया है, साफ तौर पर कहा है कि इसको लेकर के ढांचा तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि लगातार जो चीन है वो समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नमो ऐप पर एक सर्वे किया गया जिसके जरिए 5 चुनावी राज्यों की जनता से उम्मीदवारों के चयन से लेकर विभिन्न मुद्दों पर राय मांगी गई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सर्वे में इन राज्यों की जनता से राज्य सरकार के प्रदर्शन को नंबर देकर आकलन करने, उनके विधानसभा क्षेत्र में विपक्षी दलों की कोई संभावित एकता, स्थानीय विधायक समेत कई मुद्दों पर विचार मांगे गए हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसा ही सर्वेक्षण नोटबंदी को लेकर भी किया था, जब 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का चलन बंद करने की घोषणा की गई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इस तरह का सर्वे किया गया था।
इस सर्वे में लोगों से पूछा गया है कि जब वे मतदान करने जाएंगे तो वे सरकार के कोविड-19 के प्रबंधन, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा और कानून व्यवस्था में से किस मुद्दे को तरजीह देंगे। जनता से पूछे गए सवालों में प्रधानमंत्री मोदी का देश में नेतृत्व, राज्य स्तरीय और स्थानीय मुद्दों का भी विकल्प दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सर्वे में लोग चाहें तो विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय से सीधे भी प्रधानमंत्री को अवगत करा सकते हैं। सर्वे में लोगों से राज्य सरकार की योजनाओं, उनसे मिल रहे लाभों के बारे में भी लिखने को कहा गया है। साथ ही ये भी पूछा गया है कि क्या राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होने से विकास की गति तेज होती है या फिर नहीं। सर्वे के जरिए कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति को लेकर भी जनता से राय मांगी गई है। इसके अलावा राज्य के 3 सबसे अधिक लोकप्रिय नेताओं के नाम भी मांगे गए हैं। तो नमो ऐप पर यह सर्वे किया जा रहा है, जिसमें जनता से कोविड टीकाकरण को लेकर तो सुझाव मांगे जा रहे हैं, साथ ही साथ जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर के भी सर्वे कराया जा रहा है, ताकि जनता के मन में क्या है, जनता की नब्ज को टटोला जा सके। योगी सरकार हर बार की तरह इस साल भी रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा देगी। यूपी रोडवेज की बसों में बहनें मुफ्त यात्रा करेंगी। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी रोडवेज जल्द ही ये आदेश जारी करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक 21 अगस्त की आधी रात से 22 अगस्त की आधी रात तक राज्य की सभी श्रेणी की सरकारी बसों में बहनों को ये सुविधा मिलेगी। यूपी में मिशन शक्ति का तीसरा चरण भी रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले 21 अगस्त से शुरू हो रहा है। बता दें कि पिछले साल करीब 3.5 लाख बहनों ने इस सुविधा का लाभ उठाते हुए रक्षाबंधन के मौके पर यूपी रोडवेज की बसों से यात्रा की थी। रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा के अलावा कुछ और तोहफे देने की तैयारी भी योगी सरकार कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ महिला पुलिसकर्मियों को बीट पुलिस अधिकारी के पद पर तैनाती का तोहफा देंगे। महिला पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए भी सभी जिलों में बालबाड़ी का उपहार मिलेगा। इसके अलावा लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मुख्य समारोह में कन्या सुमंगला योजना से वंचित 1.5 लाख बेटियों और निराश्रित महिला पेंशन योजना की पात्र 1,73,000 नई लाभार्थी महिलाओं को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा राज्य के करीब 1,300 थानों में पिंक टॉयलेट निर्माण, महिला पुलिसकर्मियों के खाली पदों पर भर्ती जैसे उपहार देने का भी सरकार तैयारी कर रही है। सरकार मिशन शक्ति के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा में जिलों में पहले 10 स्थान पर आने वाली मेधावी छात्राओं को 5-5 हजार रुपए का पुरस्कार देगी। राज्य बोर्ड से 12वीं कक्षा में जिले में टॉप करने वाली और आगे पढ़ाई जारी रखने वाली टॉपर छात्राओं को 20,000 रुपए देने की भी सरकार तैयारी कर रही है। तो योगी सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर के पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। महिलाओं के विकास को लेकर के तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसी कड़ी में रक्षाबंधन पर एक बार फिर से योगी सरकार रोडवेज बसों में जो हमारी बहनें हैं उन्हें मुफ्त यात्रा की सौगात दे रही है। इसरो 12 अगस्त को देशवासियों को एक तोहफा देने जा रहा है, जिसके जरिए अंतरिक्ष में भारत की ताकत और मजबूत होगी। भारत अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। दरअसल 12 अगस्त को भारत पृथ्वी की निगरानी करने वाले अपने देश के पहले उपग्रह EOS-03 का प्रक्षेपण करने वाला है। EOS-03 मिशन के प्रक्षेपण के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके सफल होने के बाद भारत की ताकत में बढ़ोतरी होगी। ये उपग्रह भारत में आने वाली बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं की निगरानी रखने में सक्षम होगा। इसका प्रक्षेपण 12 अगस्त को सुबह 5:43 पर होगा। बताया जा रहा है कि GSLV उड़ान उपग्रह को 4 मीटर व्यास ओगिव आकार के पेलोड फेयरिंग में ले जाएगी, जिसे रॉकेट पर पहली बार उड़ाया जा रहा है, जिसने अब तक अंतरिक्ष में उपग्रह और साझेदार मिशनों को तैनात करने वाली 13 अन्य उड़ानें संचालित की हैं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि GSLV उड़ान उपग्रह एक दिन में पूरे देश की 4-5 बार तस्वीर लेगा, जो मौसम और पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित प्रमुख डेटा भेजेगा। इतना ही नहीं, ये EOS-03 उपग्रह भारतीय उपमहाद्वीप में बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की लगभग रियल टाइम निगरानी करने में भी सक्षम होगा, क्योंकि ये प्रमुख पर्यावरणीय और मौसम परिवर्तनों से गुजरता है।
देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।